संविधान सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी लोगों को जेल भिजवाएंगे अगर हमने कानून का प्रयोग किया तो। 19 तारीख से 24 तारीख तक क्या 5 दिन इस बात के लिए काफी नहीं थे कि उस सर्वे को रुकवा लिया जाता या उसकी कार्रवाई में इंटरवेंशन डाल के उसको कार्रवाई को रुकवा लिया जाता? जब तक हम लोग अपने गलतियों को नहीं पहचान के उसको ठीक करेंगे तब तक इसमें सॉल्यूशन नहीं होता। ये जो फैसला संभल की अदालत का आया है उसकी क्रिटिसिज्म में मैं यही कह सकता हूं कि उस अदालत ने अपना स्वयं का कंटेम्प्ट किया, इतना बड़ा एक गलत ऑर्डर पास कर। ऐसा रोज कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर होते हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात थी कि सैकड़ों पुलिस के अधिकारी एकदम चल पड़ते हैं उनके साथ तुरंत? क्या प्रशासन तैयार बैठा था 19 तारीख को, जबकि 20 तारीख को उस क्षेत्र में ही 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होने थे? पुलिस ये भी कह रही है कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई और मेरे पास खुद वीडियो है पुलिस के गोली चलाते हुए। उस अधिकारी को भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया जो सीए साहब हैं। ये आतंकवादियों का गिरोह जा रहा था नारे लगा के। उसके बाद मस्जिद में पथराव की बात, दोनों बातें अंजनी कुमार जी ने कही। तो इसके लिए कौन सी उन्होंने एफआईआर की है? यूपी पुलिस तो जानी जाती है सो मोटो एफआईआर करने के लिए। पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। इन आतंकवादियों ने गोलियां चला के उन लोगों को मारा और उन्हीं के ऊपर अब झूठे मुकदमे बना दिए सैकड़ों। अपने अंदर के जो घास के अंदर हरे रंग के सांप हैं उनको नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है वो आरएसएस का एजेंट होता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के एक भी केस आज तक नहीं जीते हैं। संभल में जो दंगा हुआ और उसमें तकरीबन 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोग शहीद हो गए, इस मामले को लेकर लीगल एंगल पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम पक्ष को सुने बिना कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर क्यों दे दिया? उसके बाद दोबारा जो टीम पहुंची उसको दोबारा से कोर्ट से इजाज़त लेनी चाहिए थी सर्वे करने के लिए। और बहुत सारे कानूनी पहलू हैं कि अब आगे क्या करना है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उन पर किस तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत है, किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। सवाल खड़ा हो रहा है कि जो याचिका डाली गई 2 घंटे के अंदर उस पर ऑर्डर कर दिया जाता है, मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना जाता, बिना सुने हुए ऑर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद एक बार सर्वे होता है, अधिकारी कहते हैं कि पूरा हो गया, फिर अचानक सुबह पहुंच जाते हैं। टाइमिंग को लेकर भी है कि 10 से लेकर 6 बजे तक सर्वे होना चाहिए। दोनों जो सर्वे हुए हैं, एक शाम में हुआ है 7 बजे के बाद, एक सुबह 7 बजे हुआ है। देखिए, इसमें 19 तारीख की बात है जब पहला ऑर्डर आया और हालांकि ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसको तुरंत चैलेंज करके रुकवाया जा सकता था। जैसे हम लोग मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का केस कर रहे हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्वे का ऑर्डर किया था, हमने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके, और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, उस सर्वे को रुकवा लिया। मगर 19 तारीख के लिए मैं ये समझता हूँ कि चलिए ये मान भी ली जाए बात कि हालांकि हमारी कहना तो ये है कि अगर वहाँ पे मजबूत कार्रवाई होती तो जैसे ही वो लोग आए थे हम अदालत में मेंशन करके उसको स्टे भी करा सकते थे। खैर वो नहीं हुआ। लेकिन 19 तारीख से 24 तारीख तक क्या 5 दिन इस बात के लिए काफ़ी नहीं थे कि उस सर्वे को रुकवा लिया जाता या उसकी कार्रवाई में इंटरवेंशन डाल के उसको कार्रवाई को रुकवा लिया जाता? इस बात का जवाब मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लोगों को देना चाहिए। और ये जब तक हम लोग अपने गलतियों को नहीं पहचान के उसको ठीक करेंगे तब तक इसमें सॉल्यूशन नहीं होता। हम लोग कोसते रहेंगे उन लोगों को जो भारत का संविधान की धज्जियां उड़ा के काम कर रहे हैं। प्रशासन की बात कर रहे हैं, अंजनी कुमार जी, जो क्या नाम है उनका, अंजनी कुमार जैसा ही कुछ नाम है उनका, उनकी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक लंबे आरोपों की फहरिस्त है, इतनी लंबी कि जब मैं रामपुर से चुनाव लड़ रहा था तो उनके बारे में मुझे इतने सारे कागज दिए गए थे, लेकिन उनसे लोग डरते इतना है कि कोई भी उसमें मुझे वकील बनाने को तैयार नहीं हो, इतनी दहशत है उनकी। और उसके बाद रामपुर के 2 बाई इलेक्शंस में उन्होंने क्या रोल अदा किया, उसकी पूरी लंबी कहानी मुझे बताई गई कि वो एक बहुत बड़ी उगाही का रैकेट और एक उनका ही कोई सबऑर्डिनेट जो उनका प्रोटेक्टेड एक ऑफिसर था उसको हमने वहाँ से सस्पेंड भी कराया था। सीओ था वो वहाँ पे, एक जगह है रामपुर के अंदर ही। तो उस ये सब गतिविधियों में वो लिप्त हैं। और अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सुबह सुबह आज मुझे किसी ने उनका इंटरव्यू भेजा, आज तक पे इंटरव्यू हो रहा था,
वो तो कमिश्नर ऑफ वो है मुरादाबाद, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे सारी चीज की निगरानी ही वो कर रहे हो। तो ये इस व्यक्ति का नाम आते ही तो ये बात साबित हो जाती है कि आरएसएस और बीजेपी के वो एक प्रकार से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, नफरत और आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं। तो उस व्यक्ति के होते हुए अगर कोई कार्रवाई नहीं की इस तरफ से, तो ये हमारी कमी है, उनकी कोई कमी नहीं है। आरएसएस और बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हो? और ये संभल का केस हो, बाबरी मस्जिद का केस हो और ज्ञानव्यापी का केस हो, मैं ये पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के आधार पर बात कह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी ने इतनी ताकत उसमें नहीं लगाई है जितनी मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के लिए लगा रहे हैं। जो केस मैं कर रहा हूँ, ये जो जैन साहब हैं वकील, ये और इनके वालिद साहब दोनों उसमें भी वकील हैं, और इन जैसे 17 और टीमें हैं, 17। तो लेकिन फिर भी आज तक आप मथुरा में ऐसी कोई बड़ी हादसे वाली बात नहीं देख सके। पिछले 2 साल से चल रहा है वो, लगातार उसमें डेली जद्दोजहद चल रही है। अभी 4 दिन पहले भी एक ऑर्डर हुआ है हमारे पक्ष में, तो अभी कल भी उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो उस तरीके से ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अदालतें भी कहीं ना कहीं से ज्यादा दबाव में है। ये बिल्कुल साफ हो चुकी है बात। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस इस बात को कह चुके हैं। तब से मैंने भी इस बात को रियलाइज किया। उससे पहले मैं भी बहुत यकीन नहीं करता था इस बात पे। जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया, तब मुझे भी इस बात का रियलाइज हुआ। और चंद्रचूड़ साहब की जो घटनाएं हुई हैं उसने तो एकदम साबित कर दिया। और मैं ये जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है जो कि उनके चाचा की याद दिलाती है। अब देखते हैं उस पर कितना अमल करते हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है कि कोर्ट के हर एक ऑर्डर की क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। तो ये जो फैसला संभल की अदालत का आया है, उसकी क्रिटिसिज्म में मैं यही कह सकता हूं कि उस अदालत ने अपना स्वयं का कंटेम्प्ट किया, इतना बड़ा एक गलत ऑर्डर पास करके। और अगर उस पर सही से कार्रवाई हो तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से एक उन जज साहब के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई का भी, मतलब प्रशासनिक उनके खिलाफ कार्रवाई का भी पूरा पुख्ता मुकदमा ये बनता है, मतलब एक केस बनता है। लेकिन करे कौन, ये है सवाल। अंजनी कुमार जी और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इतनी सारी पुलिस फोर्स, मतलब अगर एक कोर्ट का ऑर्डर था, आप मुझे ये बताइए ना, सर्वे करने जा रहे हैं तो ऐसा रोज कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर होते हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात थी कि सैकड़ों पुलिस के अधिकारी एकदम चल पड़ते हैं उनके साथ तुरंत? कोर्ट का ऑर्डर तो चलिए अभी मैंने बता ही दिया उसका क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एक कोर्ट के ऑर्डर में क्या प्रशासन तैयार बैठा था 19 तारीख को, जबकि 20 तारीख को उस क्षेत्र में ही 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होने थे। मतलब इसी बात के लिए तैयार बैठे थे वो, कि वो ऑर्डर आए और हम 500-700 सिपाही। दिल्ली में देखते हैं किसी का मकान गिराना होता है तो महीनों से पुलिस फोर्स मांगी जाती है, और बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स मैं वही कह रहा हूँ ना। अब वो कैसे कैसे मिलती है वो आपको पता है, वैसे तो मिलती भी नहीं है। आप अदालत से 10 बार ऑर्डर ले आइए। तो ये बैठे इसीलिए तैयार थे कि वहां से ऑर्डर आएगा और हम सब दौड़ते दौड़ते पहुंच जाएंगे सेम डे। तो इसके बाद भी कोई अंजनी कुमार जी का रोल छुपा हुआ है, या वहां के डीएम का या एसएसपी साहब का रोल छुपा हुआ है? अभी तो उनको कोई कानूनी, भारत के संविधान के हिसाब से कोई कार्रवाई फेस नहीं कर रही पड़ रही, सब नूरा कुश्तियां हो रही हैं वहां पे। ये है ना मजबूरी की बात, ये है प्रॉब्लम की बात, कि जब नूरा कुश्ती चल रही है, खुद ही उनको साहब कह के बात की जाए। मैं भी साहब कहना एक अच्छी बात होती है, आप अपने नौकरों को साहब कह के ही बुलाना चाहिए जनता को। डीएम साहब, अंजनी कुमार साहब, ये सब साहब जो हैं ये देश की जनता के नौकर ही तो हैं, लेकिन ये नौकर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। और ये इसका, इन साहब का इंटरव्यू, अंजनी कुमार जी का इंटरव्यू देख के ही अपने आप ही इसी एक इंटरव्यू से इनको सजा हो जाएगी। मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूं, जो आज शायद अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक जुलूस जा रहा था, वो हिंदू इलाकों में जा रहा था, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद पे पथराव हुआ। तो कोई मुसलमान तो मस्जिद पे पथराव करेगा नहीं। ये जो आरएसएस और बीजेपी के, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी, ट्रेंड आतंकवादी, जो एक जुलूस की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, और उसके बाद मस्जिद पे पथराव की बात, दोनों बातें ये हमारे अंजनी कुमार साहब ने कही हैं। तो इसी बात से, और उस बात को वो कह रहे थे कि पुलिस क्या पिटने के लिए खड़ी है वहां पे, तो पुलिस मारने के लिए भी नहीं खड़ी है, पुलिस हिफाजत करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए खड़ी है। हिफाजत तो नहीं की उन्होंने। पुलिस ये भी कह रही है कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई।
और मेरे पास खुद वीडियो हैं पुलिस के गोली चलाते हुए। उस अधिकारी को भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया जो सीए साहब हैं, जो 3-3 गोलियां और उसके बाद राइफल लेके गोली चला रहे हैं। तो हाँ, वो भी कोई महान, वो भी कोई सुपर कॉप है, वो भी, उनको भी सुपर कॉप कहा जाता है। वो भी बहुत ही उस प्रकार के कॉप के खिलाड़ी हैं। कुश्ती के खिलाड़ी भी नहीं, ये कुश्ती तो अलग बात है, वो भी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। और वो जो भी पार्टी आती है उसमें एकदम अपनी, ये तो काम सिर्फ कोई बड़ा भ्रष्टाचारी कर सकता है कि एकदम लंगूर की तरह छलांग। पांडे कहलाना पसंद है बहुत। हाँ, जो भी पसंद है, लेकिन जेल जाना भी उनको पसंद करना पड़ेगा जो उनकी गतिविधियां चल रही हैं। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये बात है कि कानूनी कार्रवाई हो, मजबूत कानूनी कार्रवाई वो हो नहीं रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने सबूत तो ये पुलिस के अधिकारी स्वयं दे चुके हैं। अब जो ये आतंकवादियों का गिरोह जा रहा था नारे लगा के, उसके बाद मस्जिद में पथराव की बात, दोनों बातें अंजनी कुमार जी ने कही। तो इसके लिए कौन सी उन्होंने एफआईआर की है? यूपी पुलिस तो जानी जाती है सुओ मोटो एफआईआर करने के लिए। यहाँ तो सारी सुओ मोटो ही होती हैं, कोई भी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या कांस्टेबल ही एफआईआर कराता जाता है। तो उसके लिए तो कोई एफआईआर नहीं की। ये है उनकी इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा सबूत। उसके बाद जो वीडियोग्राफी, जब इतनी बड़ी तैयारी के साथ थे, सेकंड टाइम तो और भी बड़ी तैयारी के साथ थे, तो उसके लिए तो वीडियोग्राफी का इंतजाम तो पूरा हुआ होगा। ये जो आतंकवादियों का जुलूस जा रहा था जिसने हत्याएं की, और मेरा इल्ज़ाम यही है, अभी जब सबूत आएंगे तो आप लोग देखेंगे, मैं इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हूं इन सब केसेस में। ये जो आतंकवादियों के गिरोह जाते हैं ना, जैसे यहाँ कपिल मिश्रा जी के खिलाफ हमारे पास सबूत है कि उन्होंने, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने ही गोलियां चलाई और उनके साथ डीसीपी सूर्या साहब खुद मौजूद थे। तो ये लोग जाके इन्होंने गोलियां चलाई होंगी, इसीलिए पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। इन आतंकवादियों ने गोलियां चला के उन लोगों को मारा और उन्हीं के ऊपर अब झूठे मुकदमे बना दिए सैकड़ों। ये है असलियत जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशाई नजर आ रही है। जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर के जो घास के अंदर हरे रंग के सांप हैं उनको नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं होगा। और नेताओं से, ऐसे नेताओं से जो आपकी हिफाजत करने में बहानेबाजी करती हैं कि जी मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, ये सब बहानेबाजी वालों की जरूरत नहीं है देश में। अच्छे मजबूत बहादुर नेताओं की आवश्यकता है। जो नेता हाथरस में आजमाए जा चुके हैं उन लोगों को दोबारा आजमाना कोई आवश्यक नहीं है। मैं हाथरस का केस कर रहा हूं, हाथरस का केस भी हमारे अपने लोगों ने बिगाड़ा। जो वकील साहिबा थी उसमें, वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेती है, पूरा केस खराब करके तब मेरे पास आया। अब मुझे जमीन आसमान एक करनी पड़ रही है हाथरस का केस सुधारने के लिए। कहाँ हैं वो सारे नेता जिन्होंने पॉलिटिकल माइलेज ली थी हाथरस के केस से? आज उस परिवार को जाके देख लीजिए। मैं संभल वालों के लिए बोल रहा हूं, जाके हाथरस के परिवार को देख लें। वो अपने ही घर में बंदी हैं, उनकी बच्चियां पढ़ने नहीं जा सकती। उनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ाई के लिए जा नहीं सकती क्योंकि गुंडे मवाली जो बरी हो गए हैं उनको मारने के लिए घूम रहे हैं चारों तरफ। सरकार ने करोड़ों रुपए इस बात पे तो खर्च कर दिए। ये मुसलमानों के लिए बता रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट के साथ क्या हो रहा है। सरकार ने करोड़ों रुपए इस बात पे तो खर्च कर दिए कि वकीलों को दिए। क्या चीज रोकने के लिए? कि हाथरस की बच्ची की हत्या करने वाले जो लोग थे, या उनको आज जो एक मुकदमा उनका अभी चल रहा है लखनऊ हाईकोर्ट में, उसमें उनको वहां से शिफ्ट करने का, एक छोटा सा फ्लैट देने का। गाजियाबाद और नोएडा में फ्लैट नहीं दिया जो मेरे ख्याल से 50-60 लाख का, 1 करोड़ का आता। कई करोड़ रुपए बड़े बड़े वकीलों पे खर्च कर दिए उस घर को ना देने के लिए। ये है उत्तर प्रदेश सरकार, ये है योगी जी की सरकार। इन्हीं योगी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये गारंटी दी थी किसको? हाथरस के परिवार को, कि मैं तुम्हें घर भी दूंगा, 50 लाख भी दूंगा। अब लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए रोकने के लिए अपने ही वादे को, और नौकरी एक नहीं दी है उनको अभी तक। उनका हक है हर एक परिवार के मेंबर को नौकरी मिलना, उनका हक है कि उनको रोजगार मिलना हर एक परिवार को, और उनका हक है कि सभी को अलग अलग घर मिलना। ये है तो मुस्लिम कम्युनिटी ये ना सोचे कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ उससे ज्यादा जुल्म हो रहा है। हाथरस जाके देख लें और किसी भी नेता पे भरोसा ना करें जो आपको सोल्यूशन ना दे, जो इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल ना पहुंचा सके, उससे बात नहीं करनी आपको। अगर ये मेरा फॉर्मूला अपनाएंगे तो कामयाब रहेंगे। अच्छे वकील करें, वहां की जनता बहादुर है, उसने कोई गलती नहीं की है। मैं ये बता रहा हूं, आज जो रेड्स हो रही हैं, जो उनसे रिश्वतें ली जा रही हैं, वो सब अपराध है और उस सब पे निगरानी करें।
इनकी वीडियो बनाएं, जो आपके घरों में आके रेड्स हो रही हैं। हम लोग जिंदा हैं अभी, कभी तो कोई अच्छा वकील आएगा आपके पास, तब उसको सबूत चाहिए होंगे। जो भी आपकी महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है आज, जो घरों को तोड़ा जा रहा है, जो झूठे मुकदमे में सैकड़ों लोगों को फंसाया गया, एक तरफा झूठा फंसाया गया सबको, उनसे जो रिश्वतें ली जा रही हैं कि हम तुमको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, ये दिल्ली दंगों में हमने ये सब देखा है और एक्सपोज किया है। वही फॉर्मूला वहां लग रहा होगा। तो डरना नहीं है, आप लोग संविधान की तरफ हो, आप कानून की तरफ हो, आप इंसाफ की तरफ हो, आप न्याय की तरफ हो। आपने कोई गलती नहीं की है, किसी की बातों में मत आइए। जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने अंदर भी बहुत सारे मुखबिर हैं, उन सबको भी आइडेंटिफाई कीजिए। आप संविधान के तरीके से पीसफुल रहिए। कानून सबसे बड़ी ताकत है, संविधान सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी लोगों को जेल भिजवाएंगे अगर हमने कानून का प्रयोग किया तो, कोई नहीं बचेगा। अपना भी, जो हरे रंग के सांप हैं, जो गद्दार हैं, जिनके फोटो आपको नजर आ जाएंगे। अभी मुझे आज किसी ने दिखाया ये एक फोटोग्राफ, ये अंजनी कुमार जी के साथ रामपुर के जो एक मौलाना सू हैं, क्या बोलते हैं, उलेमाए सू, वो ये मुहिबुल्लाह नदवी साहब, वो रामपुर के एमपी जो हैं सपा के, जिन्हें टिकट, एक बहुत ही भ्रष्ट उद्योगपति जो अपने आप को कहलाते हैं, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुल्लू, जो मैं नाम लेता हूँ ना साथ में, तीसरा नाम जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी के प्यारे, उन्होंने टिकट दिलाई थी, क्योंकि उनका वहाँ बूचड़ खाना चलता है और वहाँ पे हर प्रकार का गंदा घिनौना गैर कानूनी काम होता है। वहाँ पे लेबर को पैसे भी पूरे नहीं दिए जाते, और पोल्यूशन तो जो हो रही है वो हो ही रही है, पूरा रामपुर गंदा कर रहे हैं वो। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक जेब का व्यक्ति एमपी बनवाया, अखिलेश यादव जी से टिकट दिलवाई। लेकिन वो अंजनी कुमार जी के बहुत प्रिय हैं, वो फोटो देख के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो अब क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे 2 बार हो चुका है, अब इसकी रिपोर्ट कोर्ट में कल जानी है, 29 तारीख को जानी है। तो क्या, किस तरह से, क्योंकि अब वहाँ पर ना तो कोई वकील जा रहा है अभी फ़िलहाल, पत्रकार ज़रूर वहाँ पर मौजूद हैं, बाहर के लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है, नेताओं को भी रोक दिया गया है, ज़ियाउर रहमान पर एफआईआर हुई है, सांसद का, विधायक के जो बेटे हैं उन पर एफआईआर हुई है। तो पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ रहा है एफआईआर होने से? एफआईआर अगर किसी अच्छे काम के लिए हुई है, ये तो अच्छी बात है ना। उनको 10 गुना ताकत से, अगर वो पीछे हटेंगे तो वो इस लायक नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए रहें, उनको आगे बढ़ना है। और जहाँ तक वकीलों की बात कर रहे हैं आप, बहुत सारे ईमानदार वकील हैं, लेकिन जिन वकीलों को आजमाया हुआ है, जो बाबरी मस्जिद के केस में टीम थी, जो ये ज्ञान व्यापी के मस्जिद में टीम थी, जो ट्रिपल तलाक में टीम थी, अगर उन लोगों को लेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है उन्हीं को लेंगे, तो ये नूरा कुश्ती है, हारने के लिए केस लड़ा जाएगा तो हार ही होगी। ये मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह गई, मुझे ऐसा अंदेशा है। लेकिन आवाम से मैं ये कह रहा हूं, अपने अंदर के हरे रंग के सांपों को पहचान लो, कुछ और नहीं करना आपको। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती मारपीट भी नहीं करनी, सिर्फ उनको पहचान लो और उनको बिल्कुल कोई अपनी बागडोर मत दो। हम अपने आप ठीक है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। वहां की आवाम जो खुद वकील करेंगी ना अपना खुद, वो उन सभी वकीलों से 100 गुना ज्यादा अच्छा काम करेंगे जो ये जमीयतें और जमातें हमारी लेके आती हैं। इन सब से बात ही मत करो कि नहीं हम अपने आप कर लेंगे, बेटर रहेगा। वरना ये सेटिंग करेंगे, सामने से पैसे लेंगे, आप लोगों का केस हरवाएंगे। ये हमारे पास एक नहीं 10 मिसालें। एक जमात है जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच गई, और मेरा सीधा सीधा हर बार यही कहना होता है, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है वो आरएसएस का एजेंट होता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के एक भी केस आज तक नहीं जीते हैं। आप कभी डिटेल में मेरा दूसरा इंटरव्यू ले लीजिएगा, ना एएमयू का जीते हैं, ना ये मदरसों का जीते हैं। मदरसों के साथ क्या तूफान बदतमीजी, बुलडोजर पर तो जीते हैं, बुलडोजर का नहीं जीते। आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था और आपने ही मुझे एक और बात सिखाई थी कि 15 दिन का जो नोटिस देने का टाइम है, वो भी वो 15 दिन पहले ही फर्जी कागजात बना के आते हैं। ये तो आपने ही मेरा इंटरव्यू लेके मुझे ये बात बताई थी, जिससे मैंने एग्री भी किया था। ये कुछ रिलीफ नहीं मिला है, अभी रुक जाइए, बुलडोजर आ रहा है। तब इन लोगों के से सवाल कीजिएगा कि वो जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए थे केस पे, क्यों किए थे। कार्रवाई वापस करनी है, जिन्होंने बुलडोजर चलाए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करानी है, वो कार्रवाई करनी है। हर भ्रष्ट अधिकारी को जेल में भिजवाने का काम जब तक आप नहीं करेंगे, यहां तो कोशिश ही नहीं करता कोई, उनसे तो सेटिंग करने के लिए जुटे हुए सब। अभी यही अधिकारियों को, जो कि देश की जनता के नौकर हैं, खराब करने का तरीका है। और जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो आपके दुश्मन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं।